एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को आसान हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए। इसमें आपको ऑफिस, प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दिया जाएगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके ज़रूर शेयर करिए, लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो क्लास होगा वो सी प्रोग्रामिंग का ही होगा। हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग के लगभग बड़े बड़े मेन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिए हैं, पर मैंने जब बाद में थोड़ा रिवाइज किया तो मेरे द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट गए थे। तो ऐसे जो टॉपिक छूट गए हैं उनके वीडियोस में आपको बना के दे रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज क्लासेस। सी में आपको एक चैप्टर मिलता है स्टोरेज क्लासेस, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के नज़रिए से। खासकर ओ लेवल के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस वगैरह एग्ज़ाम में कई बार आए हैं। तो आप जानो कि स्टोरेज क्लासेस क्या है। तो पहले हम लोग स्टोरेज क्लासेस के बारे में बात करेंगे, इसके 4 टाइप होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग टर्बो सी में चल के इनका प्रयोगात्मक नॉलेज भी लेंगे। तो स्टोरेज क्लास होता क्या है? देखिए, होता क्या है कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आप स्पेशली अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स लेते हैं। तो हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमें कोई इंटीजर वेरिएबल लेना है तो हमने लिखा इंट ए, फ्लोट लेना है तो फ्लोट ए, कैर ए, ऐसे वेरिएबल लेते हैं। तो जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल का भी एक स्कोप होता है, एक लाइफ होता है, एक विजिबिलिटी होती है। जैसे आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो क्या वो वेरिएबल होल पूरे प्रोग्राम में जीवित रहेगा, हम उसे यूज कर पाएंगे, या केवल अपने ब्लॉक में ही एक्टिव रहेगा? वो सेव होगा तो कंप्यूटर के रैम में होगा कि सीपीयू के रजिस्टर में होगा। तो ये जो स्टोरेज क्लासेस होते हैं इन्हीं से ही हम लोग ये जान पाते हैं कि हमारे वेरिएबल्स या हमारे फंक्शन की स्कोप क्या है, विजिबिलिटी क्या है, लाइफ क्या है, उनका एग्जिस्टेंस क्या है जब हम प्रोग्राम को चला रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जो स्टोरेज क्लासेस होते हैं सी में, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब आप इसी टेबल में ही समझना चाहें तो आप स्टोरेज क्लासेस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है ऑटो, एक होता है एक्सटर्न, एक होता है स्टैटिक, एक होता है रजिस्टर। ये स्मॉल लेटर में लिखे आएंगे और ये कीवर्ड है। तो जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो ऑटो में होता है। हम ऑटो कीवर्ड नहीं लिखते हैं डिक्लेरेशन के पहले, तो ऑटोमेटिकली इसी का कंपाइलर उसे ऑटो में कर लेता है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम बनाए उनमें जो भी वेरिएबल्स हम लोगों ने यूज किया वो सारा का सारा हमारा ऑटो था। ऑटो का क्या नेचर होता है जाना जाए, ये रैम में स्टोर होता है स्टैक के फॉर्म में। इसका कोई प्रारंभिक वैल्यू नहीं होता है, गार्बेज वैल्यू होता है। ऐसे आपने लिखा इंट एक्स, और एक्स की कोई वैल्यू अगर आपने नहीं इनिशियलाइज करी है तो उसकी वैल्यू गार्बेज होगी। और इसका जो स्कोप होगा वो विद इन ब्लॉक होगा। विद इन ब्लॉक का मतलब जो ओपनिंग ब्रेस खुलता है और ब्रेस क्लोज होता है केवल उसी में ही हम उसको यूज कर सकते हैं। और जैसे ही वो ब्लॉक बंद होता है तो इसका जीवन, इसका लाइफ, इसका पर्पस एंड होता है, ख़त्म होता है। तो आप कह सकते हो कि ये लोकल होता है। तो आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे उन्हीं के अगर आप ऑटो लिख देते हो या नहीं लिखते हो तो भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो है। तो अभी तक जितने भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे उनका इनिशियल वैल्यू गार्बेज, उसका स्कोप विद इन ब्लॉक अभी मैं प्रोग्राम के जरिए दिखाऊंगा, और एंड ऑफ ब्लॉक का मतलब जैसे ही ब्लॉक आप क्लोज करोगे उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। ऐसे ही एक डेटा आपको स्टोरेज मिलता है, स्टोरेज क्लास मिलता है एक्सटर्न। तो एक्सटर्न क्या क्या होता है कि एक अंतर यह आता है कि इसकी इनिशियल वैल्यू 0 हो जाती है पहली बार, और इस ऑटो का गार्बेज हो आता है। तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होगी, रैम में ये भी स्टोर होता है, और ये ग्लोबल मल्टीपल फाइल के लिए होता है। सपोज करिए आप कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, आपके उस बड़े प्रोग्राम में
बहुत सारी फाइलें हैं जो आपस में मिलके कोई काम कर रही हैं। तो अगर आपको कोई वेरिएबल ऐसा लेना है जो डिक्लेयर हम एक बार कर रहे हैं और उसे कई अलग अलग सी के प्रोग्राम में फाइल में हम यूज कर लें, तो उससे आप एक्सटर्न कीवर्ड के जरिए डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन मल्टीपल फाइल के लिए होता है और जब तक प्रोग्राम चलता है तब तक वो जीवित रहता है, ये इसका नेचर है। तो इसका प्रयोगात्मक यूज तब आप जान पाओगे जब आप बहुत सारी फाइलों को बनाओ, ऐसा सिचुएशन बनाओ कि कोई वेरिएबल है जो कई फाइलों में हमें यूज करना है, तो उस स्थिति में हम इसका यूज करते हैं। स्टैटिक, ये भी रैम में स्टोर होगा, इसका भी इनिशियल वैल्यू 0 होगा और नेचर में ये ऑटो जैसा ही होगा, यानी कि इसका स्कोप विद इन ब्लॉक होगा और ये टिल एंड ऑफ प्रोग्राम तक चलता है, यानी प्रोग्राम जब तक आप चलाओगे तब तक इसकी लाइफ होती है। वहीं ऑटो का जैसे ही ब्लॉक क्लोज हुआ था वो खत्म हो जाता है। स्टैटिक का एक विशेष नेचर होता है कि ये सदैव लेटेस्ट वैल्यू को रिटेन करता है, जो अभी मैं आपको प्रोग्राम के जरिए आगे दिखाऊंगा। और अगर आप किसी वेरिएबल को रजिस्टर के जरिए डिक्लेयर करते हैं, गार्बेज होगा, यानी इसका नेचर एकदम ऑटो जैसा ही है, बस फर्क ये है कि ये सारे जो डेटा स्टोरेज क्लासेस थे ये रैम में स्टोर होते हैं और रजिस्टर कीवर्ड के जरिए जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो सीपीयू के रजिस्टर में अगर जगह खाली है तो वहां पर स्टोर होते हैं। पर्पज़ यही है कि सीपीयू के रजिस्टर में अगर हम किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे तो उसका प्रोसेस, उसकी स्पीड एग्जीक्यूशन की काफ़ी फास्ट हो। तो ये एक टेबल है जिसमें मैंने आपको स्टोरेज क्लासेस के बारे में समझाने का काम किया कि उसका स्टोरेज क्या होगा, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। अक्सर आपको एक एक नंबर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे कि ऑटो का इनिशियल वैल्यू क्या है, स्टैटिक का इनिशियल क्या है, स्कोप क्या है, या लिखने में भी आ सकता है तो आप समझ पाएँ। अब मैं एक एक को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। ऑटो ये डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होता है सारे वेरिएबल के लिए, चाहे कैरेक्टर हो चाहे फ्लोट हो, कैसा भी हो, और ये जिस फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है उसी में ही हम इसे यूज कर पाते हैं। हालांकि इसके लिए ऑटो कीवर्ड है, पर अगर आप सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं और कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो हो जाता है। ऑटो वेरिएबल को हम केवल उसके ब्लॉक, उसके फंक्शन में ही एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड ब्लॉक या फंक्शन हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो गार्बेज होती है। आपका एक्सटर्न जो होता है ये आपका जस्ट लाइक उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे मैंने ऑटो को बताया था, मगर इसका नेचर ये होता है कि ये ग्लोबल डिक्लेरेशन के लिए होता है। माने एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो अभी उसे आप किसी दूसरे फाइल में आप यूज कर सकते हैं। तो एक्सटर्न का उद्देश्य यही है कि एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए जो विभिन्न फाइलों में भी एक्सेस किया जा सके। जब बड़ा प्रोग्राम आप बना रहे होते हैं उस स्थिति में हमें एक्सटर्न प्रयोग करना होता है। स्टैटिक जो होगा ये भी सी प्रोग्राम में ज़्यादा यूज किया जाता है। ये मेंटेन रखता है अपने प्रॉपर्टी को। मेंटेन रखने का मतलब ये हुआ कि जो इसकी लेटेस्ट वैल्यू होती है उसी को ही ये हमेशा याद रखता है। और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो 0 होता है। अभी मैं प्रोग्राम के जरिए इनको और ज़्यादा क्लियर करूँगा कि कैसे इनका प्रैक्टिकली यूज़ होता है। रजिस्टर का स्कोप एक अलग है कि ये सीपीयू के रजिस्टर में जाके बैठ जाता है। अगर ऑटो वेरिएबल की बात की जाए तो ऑटो वेरिएबल में मैंने बताया कि उसका जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसका स्कोप उसी के ब्लॉक में है, पर आउटसाइड ब्लॉक अगर पॉइंटर का प्रयोग किया जाए तो हम उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करके उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। पर अगर आपने रजिस्टर के जरिए डिक्लेयर किया है तो उसे पॉइंटर के मदद से आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो चलिए हम लोग सी के प्रोग्राम में चलते हैं और सी के प्रोग्राम में चलने के बाद आपको इनका प्रयोगात्मक यूज़ दिखाया जाए कि कैसे हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। तो स्पेशली पहले मैं आपको ऑटो कीवर्ड का प्रयोग करके दिखाऊंगा कि ऑटो कीवर्ड का हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। तो अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम में मैंने एक ऑटो नाम का कीवर्ड लिखा है। ये डिफ़ॉल्ट है, नहीं लिखते हैं आप तब लिख जाता है खुद से ही। यहाँ मैंने एक्स इंटीजर वेरिएबल लेके उसकी वैल्यू 32 की है
और अगर आप देखें तो यहाँ मैंने एक ब्रेस खोला है और ये ब्रेस बंद किया है, तो इसका मतलब ये मेन से अलग हो गया, ये एक अलग ब्लॉक हो गया। तो इस अलग ब्लॉक में अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने x एक वेरिएबल और लिया है, तो ये जो ऊपर वाला x है ये मेन का पार्ट होगा, और जो ये x है ये मेन के अंदर एक ब्लॉक बना है, इनर ब्लॉक कह सकते हैं, उसका पार्ट होगा। तो यहाँ पे जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ मैंने x को प्रिंट किया है इसके इनर ब्लॉक में, तो यहाँ 90 प्रिंट करेगा, और चूंकि ये ब्लॉक बंद हो गया तो ये अंदर वाले x का स्कोप खत्म हो गया, अब ये मेन वाले स्कोप में आ गया, तो यहाँ आपको 32 प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम को रन करने पे यहाँ 90 आएगा, यहाँ 32 आएगा। कैसे आएगा? चूँकि स्कोप जो है वो केवल उसी ब्लॉक में रहता है। इस तरीके से आप इसे रन करके देख भी सकते हैं। तो इनर में देखें आप 90 आ रहा है और आउटर ब्लॉक में आपका 32 आ रहा है। एक चीज़ और मैं दिखाऊं, गार्बेज की जो बात कर रहा था मैं, जैसे मान लो यहाँ मैं x वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मगर उसकी कोई वैल्यू मैं नहीं बताता हूँ और x को यहाँ प्रिंट करता हूँ, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि x में गार्बेज वैल्यू आएगी। ये जो 12803 है कोई जेन्युइन वैल्यू नहीं है। गार्बेज वैल्यू बोलने का मतलब एक कोई वैल्यू खुद से एज्यूम कर ले कंपाइलर और आपको दिखाए आपके द्वारा, कोई वो जेन्युइन वैल्यू नहीं है जो आपने डिक्लेयर किया था। तो अगर आप कोई वैल्यू इसका नहीं बताते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट गार्बेज हो आता है। अगर वैल्यू आपने बताया तो वैल्यू स्थापित होगी और इसका जो बिहेवियर है, इसका जो स्कोप है वो केवल अपने ब्लॉक में ही यूज होता है। इसे आप करके एक बार देखिएगा। अब मैं स्पेशली आपको एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ स्टैटिक का, सॉरी रजिस्टर का दिखा रहा हूँ। तो रजिस्टर में आप कोई प्रयोगात्मक डिफरेंट नहीं जान पाओगे। बस हुआ ये कि जो ये x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है ये रैम में ना स्टोर होके आपके CPU के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वहाँ जाके बैठेगा, अगर उसे वहाँ जगह खाली मिलेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होगा। तो इसका कोई प्रैक्टिकली आप बेनिफिट नहीं पाएंगे, समान तरीके से ही ये ट्रीट होगा। बस खाली रिलैक्स मिलेगा आपके कंपाइलर को कि उसे वो शीघ्र पा जाएगा और जल्दी एग्जीक्यूशन आपके प्रोग्राम का होगा। ये हमारा रजिस्टर का होता है। अब मैं आपको स्टैटिक के बारे में बताऊं कि स्टैटिक का क्या यूज़ है। देखिए आप समझिएगा बात। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसका नाम FUCN लिया है। यहाँ मैंने मेन में इस फंक्शन को कॉल किया है एक बार। तो इस फंक्शन को कॉल करने का मतलब ये फंक्शन का जहाँ डिफिनेशन लिखा है वहाँ आएगा। यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है x इंटीजर, इसकी वैल्यू 5 लिखी है और यहाँ स्टैटिक लिखा हुआ है, और यहाँ मैं x को प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। अब यहाँ मैंने x की वैल्यू 8 बढ़ा दी है तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब ये ऊपर आएगा तो चूंकि इस फंक्शन को मैंने फिर कॉल किया है तो फिर यहाँ आएगा, और यहाँ आने पे x की वैल्यू 5 तो लिखी है मगर इसकी जो लेटेस्ट वैल्यू है वो ये मेंटेन करता है। तो लास्ट टाइम ये 6 हुआ था तो यहाँ पे वैल्यू आपको 6 दिखेगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लिया जाए तो देखो 5 और 6 आ रहा है। आप ऐसे भी एक तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाया और मैंने यहाँ इंटीजर करके i की वैल्यू 1 ले ली, सेमी कॉलन i लेस देन इक्वल 5 कर दिया, सेमी कॉलन i प्लस प्लस कर दिया, और फिलहाल मैं इस फंक्शन को इस फॉर लूप के अंदर डाल देता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि ये इस फंक्शन को 5 टाइम कॉल करे। 5 टाइम जब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो यहाँ ये पहली बार आएगा, x की वैल्यू 5 होगा तो 5 प्रिंट करेगा, और यहाँ चूंकि x की वैल्यू बढ़ रही है तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। दोबारा यह फंक्शन कॉल होगा तो भले ही यहाँ 5 लिखा है मगर वो उसे इग्नोर करेगा, वो अपने लेटेस्ट वैल्यू को मेंटेन करता है। तो आपको 6 दिखाएगा, फिर 7 दिखाएगा। इस तरीके से आपको जो अग्रिम वैल्यू होगी, लेटेस्ट वैल्यू होगी, उसको ये लेके चलता है। ये हमारे स्टैटिक का नेचर होता है। अगर आप यहाँ पे इसे डिक्लेयर ना करो, इसका कोई इनिशियल वैल्यू ना बताओ तो ये गार्बेज नहीं लेता है, बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता है। तो अभी क्या होगा 0 1 ऐसे करके आपको प्रिंट होके यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका स्टैटिक है। स्टैटिक काफ़ी बढ़िया होता है, ये काउंटर उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे सपोज करिए आपने कोई गेम बनाया है, आपके गेम को यूज़र बार बार प्ले करेगा तो जितनी बार वो प्ले कर रहा है उसकी काउंटिंग होती रहे कि 1 2 3 ऐसे करके,
तो अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है, स्टैटिक ना लेके साधारण वेरिएबल लिया है, तो काउंटर की वैल्यू 1 की तो 1 दिखाएगा। अगर वही प्रोग्राम को दोबारा प्ले करेगा तो फिर 1 हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ 1 ना हो, दोबारा प्ले करो तो 2 हो जाए, काउंटर बढ़ता रहे। तो ऐसे उद्देश्य के लिए हम लोग स्टैटिक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको स्टोरेज क्लासेस के बारे में बताया। इसमें हम लोगों ने पहले ऑटो की बात करी, फिर हम लोगों ने एक्सटर्न की बात करी, स्टैटिक की बात करी, रजिस्टर की बात करी। मैंने आपको एक्सटर्न का कोई प्रयोगात्मक प्रोग्राम इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसके लिए हमें 3-4 फाइल्स बनाने होते हैं और उनको आपस में हमें इंटरफेस करके यूज करना होता है, ऐसी स्थिति बनानी पड़ती। और चारों में क्या अंतर है, डिफिनेशन क्या है, प्रैक्टिकल भी मैंने कराया। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।